हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 27 जो मैं आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो मैं सोल्व करा चुका हूं। जनरल नॉलेज की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसमें कंप्यूटर और जनरल नॉलेज एक ही वीडियो में है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करके दिए हैं, जिसमें पूरी रीजनिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता सर हमें अलग अलग आप वीडियो बना के दीजिए। तो अब मैं सेकंड पार्ट का आपको जो सेकंड पेपर है उसकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली ये वीडियो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन है गाइस हमारा, इसमें 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपये मूल्य में खरीदा गया। इसमें से एक को 12.5% की हानि पर बेचा गया यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे पर यानी पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ हुआ है। तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2 वस्तुओं पर लाभ पूछा है इन्होंने। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल जनरली एग्जाम में बन जाएगा और आपके दिल्ली पुलिस में तो शायद बन सके, दोबारा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए, मैं बताता हूँ, उसमें 200 रुपये का मूल्य खरीदा। 200 रुपये मूल्य की कोई वस्तु इसने खरीदी, तो हम इसको 200 यहाँ पे लिख देंगे। और इसने कहा है 12.5%। बच्चों, 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको निकालूँ, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आप वहाँ पे सारी फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो 1/8 होता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/8 में निकालता हूँ। इसमें क्या हो गया, यहाँ से 1 कटेगा तो 25 8 200। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 25 रुपये की हानि हो रही है पहली वस्तु पर। यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये भी आपको देखना है ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब इसने कहना दिया गया है यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जो से 20% लाभ हो, यानी लास्ट वाले सौदे पे उसे डायरेक्टली हमें पूरे सौदे पे 20% का लाभ चाहिए। अब आप बताइए, एक वस्तु यदि 200 रुपये में बेची गई है तो 3 वस्तु बच्चों कितने में हो जाएंगी? तो 600 रुपये में। तो 600 रुपये का यहाँ पे 20% हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल हमें लाभ कितना मिला है। तो हमें पता चल गया 120 रुपये का हमें लाभ मिला है, टोटल 120 रुपये का। अब हम ऑलरेडी पहली वस्तु पर 25% की हानि ले चुके हैं, 25 रुपये की हानि ले चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल गया 120 और 25 कितने होते हैं बच्चों? ये हो जाएंगे हमारे 145 रुपये का हमें जो है यहाँ पे लाभ चाहिए। जब भी हम इस चीज़ को तो गुणा 100 कर देंगे। अब इसने यहाँ पे ये कह दिया है कि 2 वस्तुओं पर जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। तो एक वस्तु 200 रुपये की, तो 2 वस्तु बच्चों कितनी की हो जाएंगी? 400 रुपये की हो जाएंगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ खत्म कर देंगे, भाग देंगे इसको। तो इसमें 4 तिया 12 और 4 छिक्का 24 और 25%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। अगर मैं इसे निकालता तो एक ही लाइन में इसको निकाल के देता, अगर मैं आपको समझाता नहीं। तो अच्छा सवाल है, तो आपको इसी तरीके से ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और जनरली ये बच्चे कर पाते हैं इनको। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल यानी 2 प्राप्त हो, यानी कि हमें शेषफल 2 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये 12 हो गया और ये आपका 21 हो गया और ये आपका 35 हो गया। इसमें आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी से छोटी संख्या आपकी पूछी जाए तो आपको इसमें एलसीएम निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो एचसीएफ निकालना है आपको। अब मैं इसमें यहाँ पे अगर मैं करूँ, मैं यहाँ 7 से करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ 7 21 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली दोबारा करता हूँ, यहाँ पे 3 से करता हूँ, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 रह जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 7 21 और 21 चौक 84 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे देखूँ तो इसमें 2 से अगर मैं भाग देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 2 से भी कर सकता हूँ मैं इसको। 2 दूनी 4, 1 और 5, 5 दूनी 10, 7 21 दूनी 42, यानी कि आपका 5 दूनी 10, 7 70, 7 21 दूनी 42, यानी कि मुझे पता चल गया हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 420 आ गया। और प्रत्येक दशा में 2 शेष आपको बचाना है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 422 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए जनरली आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए, ए ने 9000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। उसने वह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दी। तो उसे प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो कितना? यानी ए ने खरीद ली और फिर बी को दे दी, तो कितने परसेंट? डायरेक्ट इसमें परसेंटेज पूछा है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, उसने पहले कितना दिया? पहले उसने 5%, यानी ए को 5% दिया और बी ने उसको 7% पर दे दिया। भाई ए और बी 2 हैं, अगर मैं डायरेक्टली परसेंटेज निकालता हूँ तो यहाँ पे इसको कितने परसेंट का फायदा हो रहा है बच्चों? 2% का। अगर 1 साल में 2% का फायदा हो रहा है तो बच्चों 3 साल में कितने का फायदा होगा? 3 वर्ष में इसको 6% का फायदा होगा। यही आपसे पूछा है सवाल में। अब पूछा कितना फायदा होगा, तो 9000 का 6% आप निकाल सकते हैं। आपको 9000 का डायरेक्टली 6% यदि निकालना है तो बटे 100 कर दीजिएगा आप। 9 6 54, यानी कि 540 रुपये का आपको जो है यहाँ पे लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ऐसी तरीके से अगर क्वेश्चन को आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत कम समय में आप पूरे पेपर को कर पाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस चलिए, चुनाव वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3-10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। गाइज, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा इसमें आपको मैं। देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, तो मैं मान सकता हूँ एक प्रत्याशी को 3 वोट मिले और एक को 10 वोट मिले, ठीक है।
इसने कहा है अनुपात में विलय मतदात हुआ यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी, विजेता कौन है भाई, ये 10th वाला जो है विजेता होगा, ये लूज़र होगा, ये विनर होगा। तो विनर को 10 मिले हैं तो इसको 3 मिले हैं, तो ये तो जीता है। अगर मैं जीतने वाले की वोट अगर आप में लगाऊं, मैं अगर 10 इसके मिले हैं तो जीतने वाले के लिए विनर डब्ल्यू यहाँ पे लिख दूं मैं। इनको जो प्रत्याशी को मिले हैं कितने, 1,56,200 वोट मिले हैं। अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो मुझे पता चल गया यहाँ। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको जो वैध मत हैं टोटल उनका कुल कितना मत मिला। अब इसको 10 मिले हैं, इसको 3 मिले हैं, तो कुल कितने, 13 मिला होगा, इसमें कुल 13 मिला होगा, नहीं मिला होगा। अगर 13 मिला है तो डायरेक्टली आप इसको गुना कर सकते हो। अगर मैं 10 की गुना करूं, इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, आप 15620 इंटू इसमें 10 और इसमें आप यहाँ पे इंटू इसमें +3 भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं 10 की इसमें गुना करता हूँ, यहाँ पे 5620 है तो डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा। बाकी 3 की गुना यहाँ पे रहेगी 0 0, आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 छंग 18 आपका, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 15 3 45, सॉरी इस तरीके से गलत हो जाएगा सवाल ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना, 13, तो यहाँ से डायरेक्ट 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका, 0 आपकी होगी 13 दूनी 26 और हासिल लगे 2, 13 छिका 78, 80 आपका 0 8 हो जाएगा आपका, और 13 पंजे 65 और 8 73 हो जाएगा आपका, और 7 आपका हासिल लग गया 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आपका ये है आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए गाइज ए की तुलना में बी जो है 5 गुना कार्यकुशल है। तो आपको क्या करना है, ए और बी दो यहाँ पे लिख लेना है। ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल, यानी ए 1 करता है तो बी 5 काम करता है। इसलिए एक कार्य को पूरा करने में, जो ए कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है, यानी 52 दिन कम लेता है। बच्चों उसके हिसाब से 52 दिन कम लेता है, हमारे हिसाब से कितना कम लेता है, अगर हमारे हिसाब से मैं देखता हूँ मैं आपको, तो हमारे हिसाब से ये 4 दिन कम लेता है। तो उसके हिसाब को अपने हिसाब से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। टोटल क्या पूछा है, यदि उसमें दोनों एक साथ काम करें तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बच्चों टोटल काम अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 काम हो जाएगा आपका, और कितने दिन, 13 दिन में टोटल काम हो गया। और दोनों जुड़ेंगे यानी दोनों काम करेंगे, एक 5 करता है एक 1 करता है, तो 6 काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका 13 पंजे 65/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 सही 5/6 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में धर के अगर इसको दिखाता तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। इस तरीके से आपको करना है सवाल को, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्य जो है अंकित करता है। वह उसमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। गाइस बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा ये सवाल। देखिए अगर आप मान सकते हैं यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/5। अगर ये अधिक मूल्य पर बेचता है यानी कि 5 रुपये की कोई वस्तु है तो इसने कितने बेच दी, वो 6 रुपये में इसने बेच दी। इसे हम बोल सकते हैं सीपी, ठीक है, और इसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे एसपी बोल सकते हैं, क्योंकि उसने मार्केट प्राइस जो है आपका यहाँ पे हो गया है, तो ये एसपी आप बोल सकते हैं। अब 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच रहा है और उनमें से 3/4 वस्तु यानी 3/4 यानी टोटल वस्तु बच्चों कितनी है, टोटल वस्तु में आपके पास 4 और आपकी जो है ये कितनी बेच दी, 3 वस्तु बेच दी। अगर एक वस्तु का मूल्य 3 रुपये है तो 6 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 18 रुपये हो जाएगा। 5 वस्तु, एक वस्तु का 4 है तो 5 वस्तु का कितना हो जाएगा, 20 रुपये आपका हो जाएगा। पूछा क्या है इसने, अब इसने आगे कहा है कि 30% की छूट देता है वो। अब यहाँ पे है शेष को अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष वस्तु। तो शेष वस्तु हमारे पास कितनी 6 हैं और इसमें इसे 30% छूट देता है यानी कि 70% हो गया। तो बच्चों 70% को अगर मैं तो 7×42 यानी कि 4.2, ठीक है, 4.2 में ये बेचता है। अगर 18 की वस्तु है इसमें 4.2 इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, तो कितनी हो जाएगी, 8 4 12 और यहाँ पे 22 यानी कि 20 रुपये की वस्तु को 22 रुपये 22.2 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है बच्चों, 2.2 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ इंटू 100 बटे टोटल वस्तु की बारे में बात करूँ तो टोटल वस्तु कितनी थी, 20 रुपये थी। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा आपका 11%। आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गाइस जैसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से इस सवाल को करके आप जाएँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। चीनी की कीमत में प्रति जो किलोग्राम में 25% की कमी होने के कारण राधा जो है 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम जो मूल्य कीमत है वो कितनी है, क्या देनी है। देखिए 25% इसमें कमी हो गई है 25% की, किसने में 100 में से, यानी कि पहले कितनी रही होगी, 75% रही होगी। अब जो है इसको कितने रुपये देने पड़े, तो 1200 रुपये। तो कितने किलोग्राम अधिक चीनी लाती है, तो इसमें ये ट्रिक आपको लगानी है। अगर पहले वाला भाव आपसे पूछा जाए तो ये वाली ट्रिक आपको लगानी है। चीनी की खरीदने की जो है आपका जो कारण है वो बताना है आपको। तो यहाँ से आप 25 75 इस तरीके से आप यहाँ से काट दोगे, परसेंटेज से परसेंटेज, और 3 चौक 12 आप काट दोगे, 0 से यहाँ तो 0 खत्म हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 40। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखिए एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट। आपसे बताऊंगा किस तरीके से, आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। देखिए ये कह रहा है पहली चाल आपको अगर मैं बता दूँ 400/x, हमें पहली चाल बतानी है, लेकिन जैसे ही इसको हम इसे करेंगे 400
और दूसरी चाल जो है x प्लस 10 है इसमें, और दोनों में जो अंतराल है वो 2 घंटे का लगता है, 2 घंटे का अंतराल है। अगर आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाई ऑप्शन आपको जाना है। अब आपको देखना है इससे ये इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 2, यानी कि अगर मैं इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उठाता हूँ, अगर मैं ऑप्शन से उठाता हूँ तो यहाँ 40 से मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे पता चला ये 10 घंटे का समय लग रहा है। माइनस करूँगा और यहाँ फिर 400 को, इसे 40 है तो प्लस इसमें 10 कर दूंगा, 50 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 10 है तो 5 8 40। यहाँ पे मुझे पता चल गया 10 - 8 यानी कि 2 घंटे समय जो लगा हुआ है, तो मुझे पता चल गया डेफिनेटली मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। यदि आप इससे करते हैं तो इससे भी आपका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे समय बचाना है अपना, तो टाइम आप ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऑप्शन से जाना, मेरी बात अगर मान सकते हो आप तो ऑप्शन से ही जाना बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिएगा इस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली बन जाता है डेफिनेटली। इस सवाल में क्या आपको करना है, आपको यहाँ से 7 चौक 28 इस तरीके से काटना है, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 5.75 प्लस 4 - 4.5 हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं इस तरीके से। और अगर इसमें तो आप इसको घटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 3.4 ऑफ, यानी कि पहले आपको का सोल्व करना है यहाँ पे। और अगर 15.8 में से 3.4 मैं यहाँ से पहुँचाता हूँ तो 12.4 हो जाएगा यहाँ पे, 12.4 आपका यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं इसमें घटा के इसको। और प्लस अगर आप इसकी गुना करते हैं दोनों की, 5 दूनी 10 और ये, तो आपका हो जाएगा 11.95 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इससे आगे से काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12 और 4 एकम 4 31। अगर यहाँ से आप देख सकते हैं तो आपको अगर यहाँ से आप इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 25.75 माइनस करेंगे 4.5। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 31 कितना आ जाएगा 93, तो 9.3 हो जाएगा और प्लस 11.95। अगर मैं इसे देखता हूँ यहाँ से इसको घटाता हूँ तो इसमें से क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 21.25 और नीचे भी 21.25 आ जाएगा, तो सही आंसर आपका 1 आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इससे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तो फास्ट जितनी भी आपकी कैलकुलेशन हो सके उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। समचतुर्भुज के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी इन सवालों कर पाएंगे। देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ये समचतुर्भुज है और इसमें इसने बोला है कि एक भुजा जो उसकी है, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ आगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि इसमें जो छोटा विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण जो है ये इसके विकर्ण होते हैं, और यहाँ पे विकर्ण में लगा देता हूँ यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें अगर मैं देखता हूँ तो इन्होंने बताया है 12 सेंटीमीटर छोटा विकर्ण। यदि मैं छोटा विकर्ण इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे ये छोटा विकर्ण है और इसकी 12 सेंटीमीटर पूरा विकर्ण है, तो 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। अब मैंने आपको ये क्या बन गया हमारा, ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, और यहाँ मैंने आपको बताया था ये क्या हमारा, ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया है हमारा। और राइट एंगल में मैंने आपको ट्रिपल एट बताया था। अगर ट्रिपल एट आप समझ रहे हैं, ट्रिपल एट का मतलब क्या होता है, यदि आपकी एक भुजा, मान लिया मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक भुजा आपकी 4 और 3 है तो 5 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ 8 और 6 तो ये 10 हो जाएगी, आपकी 12 और 5 तो ये 13 हो जाएगी। ये आपको याद रख लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये 20 हो जाएगी, अगर यहाँ 24 और मैं 10 करता हूँ तो यहाँ 26 हो जाएगी, और अगर मैं 24 और 7 करता हूँ तो ये 25 हो जाएगी। ये ट्रिपल एट होते हैं। ये ट्रिपल एट अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब ये ट्रिपल एट में है, यहाँ पे ये 6 और 10 है, ये 10 है और ये 6 है, तो मुझे पता चल गया ये क्या हो गई, ये हो गई 8। बच्चों जब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी आपकी। अब आपकी 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब समचतुर्भुज का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, तो मैं नियम भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे काटने का नियम जो है हमारा वो है, ये 1/2 हो जाएगा और आपका d1, ये d1 और इंटू d2 हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल। ये d1 और d2 क्या है, ये क्या है, विकर्ण। ये है विकर्ण। विकर्ण बहुत सारे बच्चे इन्हें नहीं समझ पाते। ये विकर्ण है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ये दोनों विकर्ण है। अगर विकर्णों के गुणनफल करके आप आधा कर दोगे, ऐसा बोल सकते हैं, तो आपका समचतुर्भुज का एरिया आपका आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 1/2 में हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे 16 हो गया, एक विकर्ण हो जाएगा 12, तो हम यहाँ से 2 16 और 12 96 यानी 96 आपका यहाँ पे आंसर आ गया सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इजीली आप इसे कर पाएंगे यदि आप देखते हैं इस वीडियो को। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, देखिए गाइज n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5% की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8% की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप एक लाइन में इसकी कर सकते हैं। देखिए n संख्याओं का औसत कितना है बच्चों, 36 है और 75% इसमें जो है संख्याओं में
75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5% की वृद्धि कर दी। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों क्या होती है आपको पता होगा। फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो 3/4 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। कैसे? अगर आप 75 करते हैं 75/100, इस तरह से 25 75 25 चौका 100। अगर मैं इसे देखता हूं पहले जो है 3 थी तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, यानी 3 में 75% कर दी तो बाकी एक संख्या बची हमारे पास। ठीक है, हम मान सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 संख्या थी, ये टोटल हो गया, और 3 में हमने 75% की वृद्धि जो है कर दी, 5 की वृद्धि कर दी है और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें 5 की वृद्धि कर दूंगा और इसमें -8 की कमी कर दूंगा, इस तरीके से। अब ओवरऑल देखो, जब एक में 5 की वृद्धि हो रही है तो 3 में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 में हो जाएगा 15 की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आपको लगाना है। 8 इसमें कमी है तो इसमें 8 कमी हो जाएगी। अब इसे मैं देखता हूँ ओवरऑल में कितना होता है। ओवरऑल हमारे पास 4 संख्याएं नहीं टोटल, तो हम इसे देखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/8। ये ओवरऑल में वृद्धि आ गई, टोटल में वृद्धि। अगर टोटल की वृद्धि मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये 4 है सॉरी, तो अगर मैं देखता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 7 28 4 5 20, तो 175% की वृद्धि हमें जो है पता चल गई है। अब आपको पता होगा कि n संख्याओं का औसत 36 था, अब 36 हमारे पास औसत है और हमें कितने की वृद्धि हो गई बच्चों, 1.75 की वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.75, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जो जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर जो निवेशित एक धनराशि एक वर्ष की समाप्ति पर 20,280 हो जाती है, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली उसी ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बताता हूं मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस सवाल को बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर है, आपको पता होगा अर्धवार्षिक, यदि ये 8% फ्रैक्शन वैल्यू है और अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा, यानी कि इसे हम क्या कर देंगे, हमें आपको पता होगा अर्धवार्षिक में जो दर है वो आधी हो जाती है, तो 4% हमारी ये दर हो गई, आधी हो जाती है। ठीक है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/25 होती है। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 25 जो है हमारा, मान लिया प्रिंसिपल हमने मान लिया, तो 26 हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इसने कहा है अर्धवार्षिक है, यानी कि समय भी आपका दोगुना हो जाएगा। तो अगर इसको करेंगे, दर आधी हो जाती है अर्धवार्षिक में और समय दोगुना हो जाता है, तो इसको हम इसका वर्क कर देंगे, दोगुना है तो इसका भी हम वर्क कर देंगे। तो हमें पता चल गया ये 625 आ गया इसका आंसर, और इसका वर्क करेंगे तो आपका 676 आ जाएगा। 676 हमारा ये आ गया है। अगर मैं देखता हूँ, इसने कहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे जो आपकी समाप्त होने पर धनराशि मिली है 20,280, तो इसकी वैल्यू मिली है हमें, मिश्रधन तो ये मिला है क्योंकि 25 हमारा मूलधन था, मिश्रधन 26 हो गया था, तो इसकी 676 की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 20,280 हो जाएगी। अगर मैं इसको इससे भाग देता हूँ 676 से, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, ये 30 बार चला जाएगा बच्चों, काट के देख लेना। अगर ये 30 बार जाता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया हमें जो है मिश्रधन, जो हमारा पी है, मूलधन कितना मिल गया बच्चों, हमें मूलधन हमें मिल गया है आपका 26 का वर्ग हो गया, मूलधन कितना हो जाएगा, सॉरी 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625 हो गया। उसके बाद हमें जो है अमाउंट जो मिला है वो मिला है ये वाला पुराना अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, जो मिश्रधन है, मिश्रधन हो जाएगा आपका 26 का वर्ग, जो कितना होता है 676 होता है। 1% की वैल्यू हमने बता दी। अब बात करते हैं नई मिश्रधन की। नया जो मिश्रधन है क्या, अर्धवार्षिक रूप से इन्होंने कहा है कि 2 वर्ष में जो है ब्याज मिलना चाहिए। तो अब जो है प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अगर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अब मैं इसे देखता हूं तो मिश्रधन हमारा जो मूलधन है वो तो हमारा 25 ही है, और हमारा 2 बढ़ गया है तो हमारा कितना हो गया है बच्चों, अब हो गया हमारा 27। जो नया अमाउंट है हमारा वो हो गया 27। अब मैं 27 का यहाँ पे वर्क करता हूं तो 27 का वर्ग होता है 729। अब ये हमारा नया मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है। अगर इसमें से मैं इसको घटाता हूँ तो हमारा ये जो आपका आएगा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, जो इसका अंतर होता है दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 104। अब 1% की वैल्यू हमने निकाली थी 30, तो टोटल इसमें गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 312 आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को निकालने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मुझे यही लगता है, तो आप इसी तरीके से सवाल को करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिएगा देखिए, यदि 2 घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2426 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं अगर आपको बताऊं, एक संख्या में x मान लेता हूं, एक संख्या में y मान लेता हूं, ठीक है, 2 संख्या हमारे पास। इसने कहा है एक संख्या का वर्गमूल 7 है, यानी कि मैं x का अगर मैं वर्गमूल यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये 7 है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ तो x का मैं यहाँ पे रूट जो है इसका खत्म करने के लिए मुझे रूट करना पड़ेगा इसका रूट में, तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई 49 आ गई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है आपकी आ गई है। अब इसने कहा है दोनों का योगफल, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, मुझे पता चल गया x की वैल्यू का वर्ग करूँगा प्लस y की वैल्यू का मैं वर्ग करूँगा तो मुझे 2426 प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ पे इसका वर्ग करता हूँ, 49 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 49 का वर्ग होता है आपका 2401 प्लस वाई स्क्वायर में यहाँ पे करूँगा तो 2426, और अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस ले जाता हूँ, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये 2401
तो हमें पता चल गया वाई स्क्वायर बराबर कितना आता है बच्चों, 25 आता है। तो अगर मैं इसका रूट करूँगा यहाँ पे, इसका रूट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया 5 जो है वाई की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली एक ही लाइन में कर सकते थे इसे। तो आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप इसको बहुत जल्द कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ऐसे सवाल जनरली आपके बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को देखने में ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा मतलब बड़ा सवाल है ये, और हम शायद इसमें टाइम बर्बाद कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। देखिए आपको बता दूं मैं, आयत जो है वृत्त की एक त्रिज्या जिसके वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वर्ग के क्षेत्रफल का मैं आपको एरिया का बताऊं तो इसका होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर हमें कितना दिया है, 4900 दिया है। तो मुझे पता चल गया जो है साइड कितनी है बच्चों, 70 मीटर जो है इसकी साइड है। तो ये आप समझ रहे हैं। अब इसने कहा है कि जो आपका एक वृत्त की त्रिज्या का, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 2/5 है। अगर वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको पता होगा 70 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अगर यहाँ से आप इसे वृत्त की त्रिज्या के हिसाब से करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो 70 सेंटीमीटर 2/5 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 14 और 14 में 28 सेंटीमीटर आ गई। 28 मीटर आपकी यहाँ पे आ जाती है। अब इन्होंने क्या दिया है, आपका 20 सेंटीमीटर दी है चौड़ाई। आयत की जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई हमें पता चल गई। आयत की लंबाई कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आपका कितना आ जाएगा, 560 आंसर आ जाएगा मीटर में। अब आपको पता होगा कि आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लेंथ का बीच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई आप कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। चलिए गाइस ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें आपको एक सूत्र लगाना है, आपको 2x + x²/100 ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, 2x यानी कि हमारे 10% वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 20 में प्लस आपका यहाँ पे लग जाएगा x² यानी 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 एकम 100, 20 और 1 कितनी आ जाएगा, 21% की आपकी वृद्धि आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप जो है 15 क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिक्स के, जो आपका दिल्ली पुलिस में आए थे। तो मैं अलग से पार्ट लेकर आया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर